13 साल की उम्र में बाकी ने अपने ही पिता यूजीरो को चुनौती दे दी। वो सिर्फ एक चीज चाहता था, अपनी माँ का सच्चा प्यार और अपने पिता को संतुष्टि, लेकिन नतीजा करारी हार। यूजीरो उसे खत्म करने ही वाला था। तभी एमी की आंखें खुली। पहली बार उन्होंने अपने बेटे को चुना। वो यूजीरो पर टूट पड़ी, मगर उसी की बाहों में उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसी पल बाकी को माँ का सच्चा प्यार मिला, लेकिन सिर्फ एक बार, और उसी पल उसने अपनी माँ को खो दिया। तभी से यूजीरो को हराना बाकी की जिंदगी का मकसद बन गया, ताकि वो अपनी माँ का प्रॉमिस पूरा कर सके। टोकुगावा के सामने जापान का प्रधानमंत्री सम्मान के साथ झुका हुआ है। टोकुगावा 300 किलो नकद रकम आगे रखते हैं, बस एक अनुरोध के साथ, यूजीरो और बाकी पिता पुत्र युद्ध को आधिकारिक अनुमति दी जाए। प्रधानमंत्री हैरान था। एक पारिवारिक झगड़े के लिए राष्ट्रीय इजाजत, लेकिन सच्चाई उससे भी बड़ी है। यूजीरो कोई साधारण इंसान नहीं, वो चलता फिरता परमाणु बम है। उसकी मौजूदगी किसी महाशक्ति देश के बराबर है। दुनिया उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करती। मगर एक है बाकी, जो सच में अपने पिता को हराना चाहता है। जापान के प्रधानमंत्री को पता चला कि यूजीरो हानमा और बाकी हानमा के बीच भीषण युद्ध होने वाला है। मामला इतना बड़ा था कि उन्होंने सीधे बराक ओबामा को फोन किया, लेकिन ओबामा जानते थे कुछ ही दिन पहले उन्हें खुद यूजीरो के सामने औपचारिक रूप से झुकना पड़ा था। और बाकी वही लड़का जिसने जॉर्ज बुश का अपहरण कर पूरी दुनिया को हिला दिया था। तभी सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए यूजीरो खुद आ पहुंचा। उसकी आवाज ठंडी थी। मेरे परिवार के मामले में दखल मत दो। कमरे में सन्नाटा छा गया। ओबामा शांत रहे, और ये सब से अमेरिका पीछे हट गया, क्योंकि कुछ ताकतें ऐसी होती हैं जिनसे लड़ाई नहीं, सिर्फ दूरी बनाई जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। दुनिया उसे राक्षस कहती है, पर बाकी अब भी एक साधारण पिता चाहता है। वह खाना बनाना सीख रहा था। सोचता है एक दिन वो और यूजीरो साथ बैठकर सामान्य भोजन करेंगे। मगर वह जानता था उस दैत्य को हराने के लिए सिर्फ इंसान होना काफी नहीं। एक दिन उसकी नजर दीवार पर दौड़ते तिलचट्टे पर पड़ी। वो बिना चेतावनी शून्य से सीधे अपनी अधिकतम गति पर पहुंच जाता है। अगर इंसान ऐसा करे तो शरीर फट जाएगा। बकी ने सोचा क्यों न तिलचट्टे की इसी विशेषता को अपनाया जाए। उसे याद आया कुछ दिन पहले कुचले गए तिलचट्टे का शरीर, जिसके अंदर मांसपेशियों की जगह सफेद तरल भरा था। उसी पल बाकी समझ गया, यूजीरो को हराने के लिए उसे इंसान से बढ़कर कुछ बनना होगा। ये सिर्फ पिता पुत्र का युद्ध नहीं, ये इंसान और दैत्य के बीच की आखिरी सीमा है। कैप्टन ने बताया बाकी हानमा चाहता है कि उसका पिता उसके लिए खाना बनाए। ये बात सुनते ही यूजीरो हानमा चुपचाप उसके घर की ओर चल पड़ा। उधर बकी कॉफी बना रहा था। तभी अचानक उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे एहसास हुआ वो आ रहा है। नहीं, वो दरवाजे पर पहुंच गए हैं। बाकी घबराकर कुत्ते का पानी वाला कप भी उबलते पानी से धो डाला। स्वागत है पिताजी, यह खास कॉफी आपके लिए। और पहली बार राक्षस नहीं बल्कि पिता उसके घर के अंदर आया था। लेकिन सवाल ये है, क्या ये मुलाकात एक रिश्ते की शुरुआत थी या आने वाले सबसे खतरनाक युद्ध की खामोशी? यूजीरो हानमा दरअसल परीक्षा लेने आया था। क्या सच में बाप बेटे जैसा रिश्ता हो सकता है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बात करे, कैसे व्यवहार करे। तब बाकी हानमा धीरे से बोला, आप छोटी छोटी बातों पर मुझ पर गुस्सा कर सकते हैं, जैसे आम पिता करते हैं। यूजीरो ने तुरंत झगड़ा शुरू कर दिया। आवाज कड़ी, शब्द तीखे। आज ही हो जाए। ये कहना क्या चाहते हैं? मुझे इतनी घटिया कॉफी पिलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाकी? बकी झुक गया। उसने बहस नहीं की, सिर्फ माफी मांग ली। यूजीरो सच में चौंक गया। क्या रिश्ता ऐसा होता है जहाँ ताकत नहीं, समझ जीतती है? कुछ पलों के लिए दुनिया का सबसे ताकतवर जीव भी असहज हो गया। फिर बाकी हानमा ने धीरे से कहा, क्या आप मेरे लिए कॉफी बना सकते हैं? बस उसी पल यूजीरो हानमा ने मेज पलट दी। उसकी आवाज गरजी, और उसके हाथ की बनी कॉफी पीनी है तो उससे जबरदस्ती बनवानी पड़ेगी। तुम्हें यूजीरो हानमा को कसकर गले से पकड़कर उससे कॉफी बनवानी पड़ेगी। और अगर वो मना करे तो उसे इतना मारना, इतना पीटना कि वो मजबूर होकर तुम्हारे लिए कॉफी बना दे। अगर तुम ये कर लेते हो बाकी, तो वो तुम्हारे लिए खाना भी बनाएगा। से आदमी से कुछ पाने का सिर्फ यही तरीका है। और वह चला गया। दरवाजा बंद हुआ और बकी ने गहरी सांस ली। दिल में डर भी था, पर एक अजीब सा संतोष भी, क्योंकि आज पहली बार वह अपने पिता के सामने बैठा था, बिना लड़ाई, बिना खून खराबे के। और शायद पहली बार उसे लगा राक्षस के अंदर भी कहीं न कहीं थोड़ा सा पिता छिपा है। एक दिन बाकी हानमा ने अपने पिता के लिए खास डिनर बनाया। दोनों साथ बैठे थे और माहौल हैरान कर देने वाला शांत था। बस बाप और बेटा एक ही मेज पर। खाना खत्म होते ही एक सवाल उठा, आखिर बर्तन कौन धोएगा? यूजीरो हल्की मुस्कान के साथ बोला, रॉक पेपर सीजर खेलेंगे। रॉक पेपर सीजर में मुझे हरा दो, मैं तुम्हारे सारे बर्तन धो दूंगा। जी ठीक है डैड। रॉक पेपर सीजर। मैं जीत गया। अब डैड सारे बर्तन धोएंगे। अगले ही पल यूजीरो ने 2 उंगलियों से बकी की मुट्ठी जबरदस्ती खोल दी। देखा, दुनिया में कुछ कैंचियां
ऐसी भी होती है जो पत्थर को काट देती है। जाते 5 स्टार होटल में डिनर का न्योता दे गया, क्योंकि यूजिरो के लिए ये खेल नहीं था कि इस दुनिया में आखिरी फैसला हमेशा वही करता है। अगले दिन बाकी हनमा उस आलीशान होटल में पहुंचा। कभी उसकी माँ अमीर थी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। आज वह किराए के घर में रहता है। मेन्यू उठाया, कुछ पत्तियों की कीमत ही हजारों में थी। ये दुनिया उसके लिए अनजान थी। तभी एंट्री होती है यूजिरो हनमा की। ऊपर महंगा सूट, लेकिन नीचे ट्रैक पैंट और पुराने जूते। रॉब वही, अंदाज वही। वह बाकी को देखकर ठंडे स्वर में बोला, ऐसी जगह सूट पहनते हैं। पहली बार बाकी खुलकर बोल पड़ा, किसी ने मुझे सिखाया ही नहीं कि सामाजिक तौर तरीके क्या होते हैं। किसी ने गाइड नहीं किया। भीड़ के बीच कहे गए ये शब्द सीधे यूजिरो पर वार थे। ये ताकत का हमला नहीं था, ये सच का वार था। और कुछ पलों के लिए दुनिया का सबसे ताकतवर जीव भी अपनी कमी का भार महसूस करने लगा। दोनों खाने की मेज पर बैठे। यूजिरो हनमा ने खुद चाकू कांटे का सही इस्तेमाल सिखाया। सामने बैठा था बाकी हनमा, और कुछ पलों के लिए दोनों सच में पिता पुत्र जैसे दिख रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी बाकी ने धीरे से पूछा, तो अब बताइए, यूजिरो हनमा ने मेरी माँ को क्यों मारा? एक साथ एक टेबल पर बैठकर खाने का ये मतलब नहीं कि तुम अपनी हद पार करो। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। यूजिरो के पास कोई साफ जवाब नहीं था। उसके लिए कमजोरी दिखाना हार के बराबर था। इसलिए उसने गुस्से का सहारा लिया, अपनी चुप्पी छिपाने। अब बता भी दीजिए क्या है। मुझे सच्चाई जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरी इस हरकत से बताएंगे क्या? बाकी हनमा ने अचानक यूजिरो हनमा की कॉलर पकड़ ली। उसकी आवाज कांप नहीं रही थी। आपने मेरी माँ को क्यों मारा? अगले ही पल पूरी इमारत कांपने लगी। यूजिरो ने गहरी सांस ली और जमीन पर पैर पटका। झटका इतना भयानक था कि बाकी उछलकर कुर्सी पर जा गिरा और भूकंप जैसे ही थम गया। यूजिरो को उम्मीद नहीं थी कि उसका बेटा इतनी जल्दी उससे लड़ने की हिम्मत करेगा। बाकी सावधान हो जाओ। फिर एक भयानक मुक्का और बकी हवा में उड़ गया, लेकिन गिरने से ठीक पहले उसने छत पकड़ ली, वरना वह 100 मंजिल नीचे गिर जाता। उसी पल बकी को एहसास हुआ, जिस लड़ाई का सपना उसने सालों तक देखा था, असल में उससे सामना करना इतना आसान नहीं है। यूजिरो हनमा ने अपने बेटे बाकी को पकड़कर टेम्पर्ड ग्लास पर जोर से दे मारा। कांच पूरी तरह चकनाचूर हो गया और अगले ही पल दोनों इमारत से नीचे गिरने लगे। ये आदमी क्या कर रहा है? लैंडिंग के लिए तैयार हो जाओ। नीचे आकर वे सीधे एक लग्जरी कार पर गिर पड़े। गाड़ी तबाह हो गई, शीशे बिखर गए और बाकी की हालत बेहद खराब हो गई। उठो, मैंने तुम्हारे साथ खाना खाया, साथ में चाय भी पी। अब लड़ने की बारी है। उठाइए मुझे, मैं हिल नहीं पा रहा। असल में बाकी हनमा सिर्फ नाटक कर रहा था। वह चाहता था कि यूजिरो हनमा उसे उठाए, लेकिन उसी पल बाकी ने उसे थपड़ा। लेकिन जैसे ही उसका हाथ यूजिरो के चेहरे पर लगा, उसके दिमाग में एक अजीब सा एहसास आया। ऐसा लगा जैसे तेज हवा किसी सदियों पुराने पत्थर से टकरा गई हो और उस पत्थर के ऊपर 1 सेंटीमीटर मोटी रबर की परत चढ़ी हो। यही था यूजिरो के चेहरे को छूने का एहसास। असल में बाकी धीरे धीरे यूजिरो की ताकत और उसकी सीमा को परख रहा था। अब सवाल ये था, यूजिरो अपने इस नाफरमान बेटे को आगे कैसे सबक सिखाएगा। तुम यूजिरो के साथ लड़ रहे हो, ये बच्चों की तरह मारना बंद करो। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। इतनी बेरहमी से बाकी को आज तक किसी ने नहीं मारा था। अब हिप अटैक, कोड़े जैसी मार, एक ऐसा हमला जो लगभग हर तरह की रक्षा को नजरअंदाज कर देता है। इस वार के सामने हर कोई बराबर होता है। जो भी इसे झेलता है उसे एक जैसा ही दर्द महसूस होता है। यहाँ तक कि यूजिरो हनमा भी इससे अलग नहीं है। बाकी ने फिर वही तकनीक अपनाई। उसने अपने शरीर को ढीला छोड़ा और पूरी ताकत से एक और बार किया। इस बार हमला सीधे यूजिरो की पीठ पर लगा। बाकी को लगा अब वह अपने पिता के चेहरे पर दर्द देखेगा, लेकिन अगले ही पल उसने कुछ बिल्कुल अलग ही देखा। उसे देखकर बाकी की आंखें खुली की खुली रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर की नसें बाहर आ गई हों। यूजिरो का चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे उसे कोई दर्द ही महसूस नहीं हुआ। आखिर यूजिरो हनमा ऐसा राक्षसी शरीर कैसे बना पाया? असल में दर्द को दबाने के लिए उसने एक ही पल में अपने पूरे शरीर को कस लिया और उसी पल दर्द का असर लगभग खत्म हो गया। उस रात पहली बार बाकी हनमा ने अपनी असली लड़ाई की मुद्रा अपनाई। दूसरी तरफ यूजिरो हनमा ने भी अपनी बाहें फैला दी और अपनी मशहूर फाइटिंग पोज ले ली। ये हुई नवा, यहाँ से रहे बाकी। इस बार मुझे मारने में अपनी पूरी जान लगा देना। पिता और बेटे की यह लड़ाई हर रोज देखने को नहीं मिलती, इसलिए मित्सुनारी तोकुगावा भी वहाँ मौजूद था। उसने कहा, पूरी ताकत से लड़ो, मैंने पूरी इमारत खरीद ली है, आज रात जो चाहे करो। बाकी ने अपनी खतरनाक टेक्निक कॉकरोच डैश यूज की और एक ही पल में यूजिरो की तरफ झपट पड़ा। ये स्पीड बिल्कुल बुलेट ट्रेन जैसी थी। यूजिरो जो कभी पीछे नहीं हटता, वो भी इस अटैक से पीछे धकेल दिया गया और तभी बाकी ने हवा में उछलकर एक जबरदस्त किक मारी। बाकी ने फिर से वही स्पीड अटैक ट्राई किया, लेकिन इस बार यूजिरो तैयार था। उसने बीच में ही रोक लिया और एक झटके में बाकी को दूर फेंक दिया।
पहली बार युजिरो के चेहरे पर हल्की टेंशन दिखी। बाहर भीड़ जमा हो चुकी थी, लोग दोनों के नाम चिल्ला रहे। युजिरो ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस लड़ाई को देखने पूरा शहर पहुंच जाएगा। ओए, जाओ यहाँ से, मुझे आज नहीं लड़ना। पर मुझे लड़ना है। क्या कहा? लेकिन बाकी मौका छोड़ने वालों में से नहीं था। उसने तुरंत 3 फास्ट अटैक मारे, इतने तेज कि कोई देख भी ना पाए। मैं समझ गया, ये मैंने ही तुम्हें सिखाया था। कोई एक पीछे हटे तो लड़ाई रुकती नहीं। लड़ाई को रोकने के लिए दोनों का राजी होना जरूरी है। एक हाथ उठाए तो दूसरे को भी मारना पड़ता है। मैंने उन पर 3 बार हमला किया और वो भी अपनी पूरी जान लगाकर। खैर जो भी है, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। बाकी ने फिर से अपने शरीर को ढीला छोड़ा और उसी स्पीड टेक्निक का इस्तेमाल करने की कोशिश की। लेकिन इस बार युजिरो पहले से ही गुस्से में था। उसने बिना एक सेकंड गंवाए सीधा एक जोरदार थप्पड़ बाकी के चेहरे पर चढ़ दिया। बाकी उछला, संभलने की कोशिश ही कर रहा था कि हमला करने से पहले ही एक और थप्पड़ पड़ गया। दर्शकों को कुछ दिख नहीं रहा था, बस आवाजें सुनाई दे रही थी, इतनी जोरदार कि कान तक गूंज उठे। बाकी ने फिर से उठकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर वही नतीजा था। आंखों से लगातार आंसू बहने के बावजूद बाकी के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि अब ये बाप बेटे के बीच की लड़ाई नहीं है, जंग शुरू हो चुकी है। चलो डैड, अब आपका बेटा तैयार है। अच्छा, तो तुमने अब तक हार नहीं मानी है। बाकी किसी तरह खड़ा हुआ। अब बारी उसकी थी। वो लगातार अटैक करने लगा, एक के बाद एक, बिना रुके। लेकिन युजिरो हर बार को ऐसे रोक रहा था जैसे ये सब उसके लिए कोई खेल हो। देखने वालों को भी साफ समझ आ रहा था ये फाइट कम और एक पिता का अपने बेटे के साथ खेलना ज्यादा लग रहा था। तभी बाकी को समझ आया ऐसे नॉर्मल अटैक से कुछ नहीं होने वाला। वो थोड़ा पीछे हटा और अपनी स्टाइल बदलने का फैसला किया। अब उसने अपनी नई सीखी हुई टेक्निक इस्तेमाल करने का सोचा और फिर उसने अपनाया डायनासोर फाइटिंग स्टाइल। ये देखते ही युजिरो का चेहरा बदल गया। यहाँ ऊपर आराम से बाप बेटे की लड़ाई देख रहा है। बचपन से ही युजिरो को डायनासोर में काफी दिलचस्पी थी। वो हमेशा सोचता था कि ये प्राचीन दैत्य कितने ताकतवर होंगे और अक्सर खुद को उनके साथ लड़ते हुए कल्पना करता था। अब जब बाकी ने डायनासोर जैसी फाइटिंग स्टाइल इस्तेमाल की, युजिरो खुश होकर बोला, वाह, ये हुई ना मेरे बेटे वाली बात। एक विशाल डायनासोर जैसे प्रहार के साथ बाकी आगे बढ़ा और युजिरो को पीछे धकेलता चला गया। ये देखकर युजिरो भी संतुष्ट था, लेकिन उसने कहा, ये सब सिर्फ नकल है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली इमिटेशन फाइट क्या होती है। अचानक युजिरो ने पूरी ताकत से शरीर को झटका और एक अजीब सी अदृश्य ऊर्जा पूरे मैदान में फैल गई। असल में इमिटेशन स्टाइल का मतलब होता है ताकतवर जीवों की नकल करना, लेकिन युजिरो के लिए उससे ज्यादा ताकतवर कोई था ही नहीं, इसलिए उसने इस्तेमाल किया युजिरो इमिटेशन स्टाइल। ये देखकर बाकी भी हैरान रह गया, लेकिन उसने कहा, दिखने में अच्छा है पर ये सब सिर्फ दिखावा है। मैं जो करता हूँ वो असली ताकत। बाकी ने डिसाइड किया अब दिखाना पड़ेगा असली खेल। अगले ही पल युजिरो का बैलेंस हिल गया। वो गिरते गिरते बचा, बस आखिरी सेकंड पर खुद को संभाल लिया, वरना सीधा जमीन पर गिर जाता। क्योंकि बाकी ने कुछ ऐसा किया था जो इंसानों के लिए नामुमकिन है। उसने दिमाग के आदेश देने और शरीर के चलने के बीच का आधा सेकंड ही मिटा दिया। मतलब अब वो हर इंसान से आधा सेकंड आगे चल रहा था। ये देखकर युजिरो भी पहली बार जेन्युइनली शॉक्ड रह गया। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया, आओ तुम्हें इनाम दूं। लेकिन ये सुनते ही बाकी की आंखों से आंसू निकल पड़े। सालों का दर्द, गुस्सा और एक बाप का प्यार जो उसे कभी मिला ही नहीं, सब बाहर आ गया। बाकी ने खुद को संभाला और ठंडे गुस्से में बोला, मेरे साथ ये इमोशनल गेम मत खेलो, आज फैसला होकर रहेगा। युजिरो मुस्कुराया और जवाब दिया, ठीक है, अब तुम्हें ताकत का असली मतलब समझाता हूँ। अब बाकी के लिए ये सब सिर्फ एक चीज थी, लड़ाई बदला। काफी समय से गायब प्राचीन इंसान पिकल अचानक पिता पुत्र की इस भयानक लड़ाई के बीच आ धमकता है। वो अपनी मासूम आंखों से दोनों को देखता है, मानो उनके साथ खेलना चाहता हो। लेकिन तभी जमीन पर पड़ा बाकी अचानक उठता है और एक जोरदार वार में पिकल के बड़े बड़े दांत तोड़ देता है। पिकल गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाकी के चेहरे को देखता है, वो खुद ही डर जाता है, क्योंकि ये कोई खेल नहीं था, ये थी मौत की लड़ाई जिसमें तीसरे की जगह नहीं होती। पिकल समझ जाता है और साइड में बैठकर सिर्फ लड़ाई देखने लगता है। अब यह छोटा सा ड्रामा खत्म होता है और पिता पुत्र की असली लड़ाई फिर से शुरू होती है। बाकी एक बार फिर तेज मूव करने वाली तकनीक इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार युजिरो उसकी चाल पढ़ लेता है। बाकी आगे बढ़ता है, दोनों हाथों को चाकू जैसी पोजीशन में रखकर अटैक की तैयारी करता है। उधर युजिरो भी वही पोजीशन ले लेता है। दोनों आमने सामने एकदम एक जैसे खड़े। उनके हाथ ऐसे लग रहे थे जैसे म्यान से निकलने वाली तलवार। बस एक पल और फैसला हो जाता। ये था पंच ड्रॉ, जो पहले वार करेगा वही जीतेगा। लेकिन तभी युजिरो अचानक नियम बदल देता है। वो मुस्कुराता है और कहता है, बहुत स्लो है, मैं खुद ही 5 तक गिनता हूँ। और बिना इंतजार किए काउंटडाउन शुरू। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी तुरंत मूव करता है, लेकिन अगले ही पल वो रुक जाता है, क्योंकि युजिरो स्लो मोशन में चल रहा था, जैसे उसे मजाक समझ रहा हो। बस यही मौका था। बाकी ने अपनी सबसे खतरनाक चाल चला दी, टाइगर किंग। एक ही झटके में युजिरो का हाथ लॉक, पूरा शरीर जकड़ गया। एक पल के लिए लगा ये खत्म है, यहाँ तक कि पिकल भी बोर होकर झपकी लेने लगा। लेकिन तभी युजिरो आराम से ओके का इशारा करता है और धीरे धीरे अपना हाथ उठाता है। अगले ही
पल पूरी सड़क टूट जाती है और वो उसी झटके से आजाद हो जाता है। ऐसा काउंटर किसी ने सोचा भी नहीं था। फिर एक जोरदार किक और बाकी दूर जा गिरता है, लेकिन इस बार यूजिरो का चेहरा बदल चुका था। गुस्सा गायब, सिर्फ एक अजीब सी शांति। और यहीं से ये लड़ाई अपने असली अंत की तरफ बढ़ने लगती है। यूजिरो बाकी के अंदर छिपी फैमिली पावर को जगाने के लिए बिना किसी रहम के उसे बुरी तरह पीटने लगता है। इस वक्त जरा भी ढील देना मतलब सारी मेहनत बेकार करना था। उसी समय मिस्र के पिरामिडों में वैज्ञानिकों को एक छुपा हुआ कमरा मिलता है। उस कमरे की दीवारों पर एक विशाल इंसान की पीठ दिखाई देती है, जिसकी मांसपेशियां किसी डरावने दानव के चेहरे जैसी लग रही थीं। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एक और चित्र मिलता है, जिसमें एक छोटा दानव और एक बड़ा दानव आमने सामने खड़े हैं। इससे साफ हो जाता है कि हनुमा परिवार हजारों सालों से मौजूद है। इधर लड़ाई में कुछ ही वार के बाद बाकी की हालत खराब हो जाती है, लेकिन इसी दौरान उसके अंदर डेमन ब्रेन, डेमन बैक दोनों एक्टिव हो जाते हैं। बाकी खड़ा होता है, लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जो सबको चौंका देता है। अचानक यूजिरो पिता कहकर चिल्लाता है, डैड, मेरे लिए तो ये कौन है? क्या ये आप हो यूजिरो हानमा? तभी वहाँ यूजिरो के पिता यूचिरो की आत्मा जैसी आकृति सामने आती है। और जैसा लोग कहते हैं दादा हमेशा पोते से ज्यादा प्यार करता है, वैसा ही यहाँ भी दिखता है। वो बाकी को पसंद करता है। मेरे बच्चे तो जी दादाजी, तुम अपने बाप से जीत सकते हो। कुछ पल बाद वो आत्मा गायब हो जाती है और यूजिरो भी राहत की सांस लेता है। दरअसल इस हिस्से में एनीमे ने काफी चीजें छोड़ दी हैं। असली कहानी में बताया जाता है कि यूजिरो के पिता की मौत हो चुकी थी और जो दिखाई दिया वो उसकी आत्मा जैसा था। वो अपने समय के एक महान योद्धा थे और बहुत लोगों के लिए प्रेरणा थे। इस पूरी कहानी में अभी भी कई राज छिपे हुए हैं जो इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बना देते हैं। आज बहुत सालों बाद डैड को देखकर मुझे उनकी एक टेक्निक याद आ गई। यूजिरो हानमा ने बाकी हानमा को इंसानी नंचाकू की तरह पकड़कर हवा में घुमा घुमा कर फेंकने लगा। इस खतरनाक मूव का नाम था क्यूक्सीरो, एक ऐसी तकनीक जो उसने अपने पिता यूचिरो हानमा से सीखी थी। कुछ ही पलों में बाकी का शरीर खून से लथपथ हो गया। उसकी नजरें धुंधली पड़ने लगी और दुनिया उलटी दिखाई देने लगी। हर बार इतना खतरनाक था कि आसपास खड़े लोग डर के मारे भागने लगे। यूजिरो लगातार उसे जमीन और हवा में पटकता रहा। जब यूजिरो हानमा ने हमला रोका तो बाकी हानमा ने भी अपना जवाब दिया। इतनी भयानक पिटाई के बीच भी बाकी ने टूटे हुए टुकड़ों से एक छोटा सा पुतला बना दिया था, अंतना परफेक्ट कि कोई भी हैरान रह जाए। उसका डेमन ब्रेन अब पूरी तरह जाग चुका था और उसका कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा था। वो अपने पिता की तरफ देखकर बोला, डैड खेल खत्म हुआ, अब मेरी बारी है। दूसरी तरफ यूजिरो के मन में भी कुछ बदल रहा था। पहली बार उसे कोई टक्कर दे रहा था, पहली बार उसका अकेलापन टूट रहा था और शायद इसी वजह से अपने ही बेटे से पिटते हुए भी यूजिरो आज सच में खुश था। बाकी हनमा और यूजिरो हनमा की लड़ाई अपने चरम पर थी। तभी अचानक सामने कोजुए आ जाती है और आते ही उसने माहौल बदल दिया। ये क्या कर रहे हो तुम लोग, ये कोई खेल है क्या? हैरानी की बात यह थी कि बाकी ने कोजुए का विरोध नहीं किया। उसने मान लिया ये सच में एक खेल है, लेकिन ऐसा खेल जहाँ हर चाल जान ले सकती है। अगले ही पल यूजिरो का भारी पंच और बाकी ने उसे सिर्फ 2 उंगलियों से पकड़ लिया। फिर उसने अपने ही पिता को हवा में उछाल दिया। यूजिरो रुका नहीं, उसने शरीर मोड़ा और एक खतरनाक किक मारी जिससे बाकी के पैर जमीन में धंस गए। हर बार हर टक्कर इंसानों की हद से बाहर थी। फिर यूजिरो अचानक कोजुए के पास गया और झुककर उसे धन्यवाद दिया, क्योंकि वो जानता था आज उसका बेटा यहाँ तक पहुँचा है तो उसमें कोजुए का भी हाथ है। अब दोनों के बीच ना कोई बचाव था ना कोई डर, बस सीधी टक्कर और हजारों लोग सांस रोके देख रहे थे। अब आखिरी पल आ चुका। बाकी और यूजिरो की लड़ाई अब अपने आखिरी मोड़ पर थी। बाकी ने भी अपने पिता की तरह स्टांस ले लिया। पूरा डिफेंस खत्म, सिर्फ अटैक। अगले ही पल दोनों दौड़े और एक ही समय पर सबसे खतरनाक पंच मारा। धमाका इतना भयानक था जैसे हवा फट गई हो। अब ये फाइट नहीं थी, ये ताकत की आखिरी टक्कर थी। भीड़ में एक आदमी घुटनों पर गिर पड़ा, आंखों में आंसू थे और उसके मुंह से बस एक ही नाम निकला, यूजिरो हानमा। धीरे धीरे और लोग भी झुकने लगे, जैसे कोई रक्षक उनके सामने खड़ा हो। दुनिया के लिए वो एक राक्षस था, लेकिन कमजोर लोगों के लिए वही उनका रक्षक था। उसी वक्त जैक हानमा टीवी के सामने रो रहा था, डैड मैं भी कर सकता हूँ। और यहाँ यूजिरो अपने हाथ खोलकर खड़ा था, अपने बेटे के हर वार को चुपचाप स्वीकार करते हुए। अचानक यूजिरो हानमा ने बाकी हानमा को पकड़ लिया और पूरी ताकत से जकड़ दिया। हड्डियों के टूटने की आवाज गूंज उठी और बाकी जमीन पर एक लाश की तरह गिर पड़ा। सबको लगा ये खत्म हो चुका है। यूजिरो मुड़ा और जाने लगा। भीड़ खुद ब खुद रास्ता छोड़ रही थी। लोग झुक झुक कर उसे देख रहे थे, लेकिन तभी यूजिरो अचानक रुक गया। तभी उसके सिर पर एक किक महसूस हुई। वो मुड़ा, लेकिन बाकी तो जमीन पर पड़ा था। असल में ये उसकी आखिरी डेमन ब्रेन की ताकत थी। एक ऐसा हमला जो शरीर से नहीं जिद से आया था। अब इसमें ताकत नहीं थी, लेकिन एक मैसेज था, मैं अभी भी हार नहीं मानूंगा। अपने बेटे की इस जिद को देखकर यूजिरो भी थोड़ा नरम पड़ जाता है। आगे बस करते हैं। फिर वो
कुछ ऐसा करता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो बिना किसी खाने के हवा में खाना बनाने का एक्ट करने लगता है। उसने पहले ही कहा था कि अगर बाकी उसे हरा देता है तो वो उसकी ये इच्छा पूरी करेगा। बाकी भी इस खेल में शामिल हो जाता है। वो आज शायद पहली और आखिरी बार ये ख्याली खाना खा रहे थे। वो खाली मिसो सूप उठाकर पीता है और कहता है बहुत नमकीन है, तुम खुद चख कर देखो। यूजिरो हल्की मुस्कान के साथ कहता है ये बच्चों का खेल है, इसे इतना सीरियस मत लो। लेकिन सच ये था कि ये पहली बार था जब यूजिरो किसी के आगे झुका था। टेबल ही पलट दिया। टेबल कहाँ गया? अरे हाँ, वो टेबल को कटोरा गायब। सुनिए डैड, मैंने आपको बचा लिया। तुमने मुझे बचा लिया, और वो कैसे बाकी? अब समझा। वो जो मिसो सूप मैंने बनाया था उसमें नमक वाकई ज्यादा था। मैं कहना नहीं चाहता था पर मैंने जानबूझकर ऐसा किया। मैं जानता था नमक ज्यादा है। ओगर ने झूठ बोला। तुम्हें सही वक्त पर नमक का अंदाजा हो गया और तुमने टेबल को पलट कर मुझे बचा लिया। असली ताकत उस इंसान में होती है जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और तुम अपने मकसद में कामयाब हुए। इसलिए आज से तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो। यूजिरो खुद को धरती का सबसे ताकतवर कहते हुए बाकी की जीत को स्वीकार कर लेता है। वो मान लेता है कि बाकी जीत गया और अपनी सबसे ताकतवर की जगह उसे दे देता है। ये सुनकर हर कोई हैरान रह जाता, लेकिन बाकी तो सुन ही नहीं पाता। उसके कान पहले ही इस लड़ाई में खराब हो चुके थे। दूसरी तरफ बाकी खुद मान रहा था कि वो हार गया है, यानी दोनों ही खुद को हारा हुआ मान रहे थे। तो आखिर जीता कौन? तभी टोकुगावा सामने आता है और फैसला सुनाता है। इस लड़ाई में दोनों जीते भी हैं और दोनों हारे भी हैं। यूजिरो अपनी नजरों से देखता है और हैरान रह जाता है कि टोकुगावा का फेफड़ों का कैंसर सच में ठीक हो चुका है। इस तरह ये भयानक बाप बेटे की लड़ाई खत्म हो जाती है।